Hi guys, today's topic is about the 12th accounts Viva questions। तो वाइवा क्वेश्चंस में जो सबसे पहले कोई भी एग्जामिनर आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइल से ही स्टार्ट करते हैं। तो फाइल के रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है? फाइल के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि जो फाइल में आपने प्रॉब्लम ली है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया होगा और दो स्पेसिफिक क्वेश्चन रेशियो और उसके आपके कैश फ्लो के होंगे। तो आपने जो प्रॉब्लम ली है फाइल में, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या चीज़ें याद रखनी है? तो डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, इसमें आपको याद रखना है एन, सी और पी। NCP क्या मतलब हुआ? NCP का एन का मतलब हो गया कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें प्रॉब्लम जो है, उसमें जो आपने बिजनेस लिया है उसका बिजनेस का नेम क्या है? N फॉर नेम, N फॉर नेम अगेन, ओनर का नेम और उसका नेचर। तो बिजनेस का नेम, ओनर का नेम और बिजनेस का नेचर। नेचर से क्या मतलब हुआ सर? मतलब किस टाइप का बिजनेस आपने लिया है। आपकी प्रॉब्लम में आपने जो लिया है उसमें मार्बल का बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, कौन सा है, ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए अपने को। फिर सेकंड C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कितना है और अगर लोन लिया तो कितने अमाउंट का लोन लिया है, ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक्स में। इसके बाद P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, है ना, कि आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। अब होता है क्या, कोई एग्जामिनर जब आता है और वो आपसे पूछता है कि भाई अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो, और हमें ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती है, तो वो कहता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको यही नहीं पता, आप ऑनर का नाम क्या है, यहाँ पर पार्टनर्स है तो उन पार्टनर्स का क्या नेम है, आपने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, लोन कितना लिया है, आपका प्रॉफिट कितना, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है। चलिए, तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशो एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको रेशो के रिगार्डिंग फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ बता दूंगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ होता है। तो कैश फ्लो स्टैंडर्ड जो बनता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग बनता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइंस अबाउट प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे CA इंस्टीट्यूशन ने स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू करी है, उसी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड बोलते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बाद। क्लियर? सेकंड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड्स है? देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में सिंपली ये कैश अकाउंट की तरह बनता है, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कुल कितना कैश किस किस रीज़न से आया वो नोट कर लेते हैं, और कुल कितना कैश किस किस रीज़न से गया वो नोट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कैश अकाउंट जैसा ही होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें हमें आपके जो सिलेबस में है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें आपने देखा होगा आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस गिवन होता है, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम उससे स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते करते हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम सरप्लस जो होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L उससे स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी कैश के फ्लो के रीज़न है आने जाने के, उनको हम 3 रीजन्स या 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुल कितना कैश आया और गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुल कितना कैश आया और गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कुल कितना कैश आया और गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे, ठीक है, कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा और प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसके आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स गलत। नाउ द क्वेश्चन इज, आर ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्या सारे कैश ट्रांजेक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं? मैंने वाइवा लेने कई स्कूल में मैं गया हूँ, तो मोस्ट ऑफ के आंसर इसके गलत आते हैं। आप लोगों का आंसर भी होगा कि हाँ सर, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा और नॉन कैश है तो नहीं आएगा। अगर आप कहते हो कि सारे कैश ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? एक वर्ड याद रखना जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ऑल दोज कैश ट्रांजेक्शंस विच रिजल्ट्स इन नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी द पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं, वो सारे कैश ट्रांजेक्शन्स जो एज ए रिजल्ट
नेट इंक्रीज करते हो या तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नेट डिक्रीज करते हो। इसमें नेट वर्ड बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एज अ रिजल्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या तो नेट इंक्रीज हो रहा हो या नेट डिक्रीज हो रहा हो। क्या रीज़न है? जैसे ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई नेट इफेक्ट नहीं हो रहा, ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेट इंक्रीज हो रहा है ना नेट डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करा रहे हो तो आपके बिजनेस में कैश बैलेंस हो रहा है माइनस, ठीक है, और बैंक बैलेंस उतने ही अमाउंट से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और आपको पता है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक पार्ट सेम अमाउंट से माइनस हो रहा है और सेम अमाउंट से क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस के तौर पे प्लस हो रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली जब आप मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से मनी विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा और आपके बिजनेस में आएगा, तो बिजनेस का कैश बैलेंस तो हो जाएगा प्लस और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश के नाम से प्लस हो रहा है और सेम अमाउंट से वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस के नाम से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसका नेट इफेक्ट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कुछ भी नहीं है। तो ये दो ट्रांजेक्शन्स कैश हैं, बट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ वाइवा एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा अपने बिजनेस को नॉन फाइनेंशियल मान के चलोगे जब भी इनका आंसर्स लिखोगे। ओके, तो अगर आपका बिजनेस नॉन फाइनेंशियल है, यानी आप एक ट्रेडर हो, गुड्स खरीदते हो और गुड्स बेचते हो, तो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्या एग्जाम्पल होंगे? इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड हम रूटीन एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अब आप इमेजिन करो कि आप एक ट्रेडर हो, आप डेली बेसिस पे क्या अपनी दुकानदारी में एक्टिविटीज़ करते हो, वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा जो डेली बेसिस पे आप करते हो। डेली बेसिस पे सर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। हम गुड्स बेचते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। गुड्स हम उधार बेचते हैं, डेटर्स बनते हैं और डेटर से जो पैसा रिसीव्ड होता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कितने बार हमारे डेटर्स हमें बीआर दे देते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो मनी आता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है? फिर इसके अलावा दुकान को चलाने के रूटीन खर्चे जितने भी हैं जो हम कैश में पे करते हैं वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, कौन से रूटीन एक्सपेंसेज होते हैं सर? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर एक्सपेंसेज पे करना, क्लियर है, सैलरीज पे करना, वेजेज पे करना। तो दीज आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल के लिए आप दो चीज़ें याद रखो, फिक्स असेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट, यानी फिक्स असेट का खरीदना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है और फिक्स असेट को अगर हमने बेचा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का खरीदना और उसका बेचना दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, और फिर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिसीव होता है? रेंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है और डिविडेंड रिसीव्ड होता है। तो ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। अब इसको एक फ्लो में कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल क्या है। सर फिक्स असेट का परचेज और सेल, परचेज ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का परचेज और सेल, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, है ना? आप याद रख लो, है ना, ड्राई याद रख लो, डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला पार्ट इन्वेस्टिंग में आता है। ओके, और पेड वाला पार्ट है, अगर इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा।
इंटरेस्ट रिसीव्ड है और डिविडेंड अगर रिसीव्ड है तो रिसीव्ड वाला पार्ट है अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड का तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्लियर? नाउ फाइनली व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड ड्राई डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट तीनों के तीनों रिसीव्ड, rent received, interest received और dividend received. These are the part of investing activity. Okay, keep it remember. Now the next is financing activity. अब financing activity के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सर? तो फंड अरेंज करना और उस फंड का वापस पेमेंट करना, और जब तक पेमेंट नहीं करें तब तक उसकी कॉस्ट पे करना, ये तीन चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। अरेंजिंग द फंड, रीपेमेंट ऑफ फंड, ओके, एंड अंटिल पे द कॉस्ट ऑफ दैट फंड, ये तीन चीज़ें। फंड कैसे अरेंज कर सकते हैं सर? इक्विटी शेयर इशू करके, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैसे अरेंज कर सकते हो सर? इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं सर, सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैसे फंड अरेंज करते हैं सर कंपनी के लिए? डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट इशू करके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैसे फंड अरेंज कर सकते हैं सर? बैंक से लोन लेकर, तो टेकिंग द लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जो फंड लिया है ना, इसको वापस पे भी करो, तो इक्विटी शेयर से जो फंड लिया है उसको वापस पेमेंट करते हैं, कंपनी वापस इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा लिया उसका वापस रीपेमेंट कर रही है, और इसका पेमेंट कंपलसरी होता है, इसलिए रिडम्पशन वर्ड यूज़ करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो पैसा रेस किया है, इसका वापस जब पेमेंट करेगी कंपनी तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। क्लियर है? इसी तरह से बैंक लोन लेना और इस लोन का वापस पेमेंट करना, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और जब तक ये पैसा नहीं लौटा देते तब तक अपने को क्या करना पड़ेगा? इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आपने फंड दो तरह से लिया है, ऑनर्स फंड यानी शेयर्स के थ्रू, और दूसरा डेट फंड यानी लोन के थ्रू। तो शेयर जो ऑनर्स फंड है उसकी कॉस्ट हो गई आपके डिविडेंड पेड, और जो आपका डेट फंड है उसकी कॉस्ट हो गई, लोन फंड मतलब उसकी कॉस्ट हो गई इंटरेस्ट पेड। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं, एक हाथ से फंड लेना और बाद में उसका वापस पेमेंट करना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर और इसका वापस पैसा लौटाना, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इनका बाद में वापस पेमेंट कर देना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। टेकिंग द लोन फ्रॉम बैंक, taking the loan from bank and repayment of the bank loan, both are financing activity. Issue of debenture and redemption of debenture, दोनों financing activity में आएंगे। और शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पेड, और जो आपका लोन और डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट पेड, बोथ आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन एक्टिविटी, यानी आपको एक एग्जाम्पल बताना है विच इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर बोथ टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। यानी आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो फाइनेंशियल बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो, और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस जो है जैसे कोई ट्रेडर है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो। तो इसका आंसर है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट का बेचना और फिक्स असेट का खरीदना, यानी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट, ये एक्टिविटी जो है वो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो यानी बैंक वगैरह या कोई भी, या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो यानी कोई ट्रेडर हो, दोनों के ही लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। तो इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों के अंदर परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट किसका एग्जाम्पल होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है। Now the next question is, give an example which is the financing activity for both type of business, financial business और non financial business। यानी एक एग्जाम्पल बताओ जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरह के बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो। तो इसका एग्जाम्पल है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये सब आ जाता है। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, आईपीओ वगैरह, ये प्लस रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़
इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल होते हैं, चाहे से बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई बैंकिंग कंपनी हो, और चाहे कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी अदर बिजनेस हो। ठीक है, तो उन सब के लिए सिक्योरिटीज़ का इशू करना फंड रेज करने के लिए, और उनका वापस रिडम्पशन करना, उनका रीपेमेंट करना, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल होगा? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल होगा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि यहाँ मैंने इशू वर्ड यूज़ किया है ना। बैंक वगैरह इन्वेस्टर्स होते हैं और वो डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हैं। वो शेयर वगैरह खरीदना बेचना उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने यहाँ खरीदने बेचने की बात नहीं करी है, मैंने कहा कि किसी बैंकिंग कंपनी ने शेयर इशू करे, है ना, और फंड रेज किया, पब्लिक से पैसा अरेंज किया, या फिर कोई ट्रेडर है उसने शेयर इशू करे बिजनेस करने के लिए और पैसा रेज किया, तो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो शेयर्स डिबेंचर इशू करके पैसा अरेंज कर रहे हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जब वो इनका वापस रीपेमेंट करेंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और इंटरेस्ट पेड वर्ड मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, इंटरेस्ट पेड नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट पेड मत लेना यहाँ पे। डिविडेंड पेड जो होता है वो ही लेना है आपको, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट तो बैंक के लिए रूटीन वर्क होता है। भाई बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है पैसा लेना और लोगों को उधार देना, और वो इंटरेस्ट देता भी है और इंटरेस्ट लेता भी है। भाई लोगों से एफडी वगैरह से पैसा लिया तो इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट पे करना उसका रूटीन जॉब है, इसलिए इंटरेस्ट पेड बैंक के लिए ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सब में कॉमन होते हैं। तो सिक्योरिटीज़ इशू करके, शेयर वगैरह इशू करके पैसा अरेंज करना बिजनेस करने के लिए, इनका रिडम्पशन करना, और डिविडेंड पेड, है ना। इंटरेस्ट नहीं लेना अपने को, क्योंकि बैंक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि वो रूटीन जॉब होता है उनका। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल विच ऑफ वन पार्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड अनदर पार्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जिसका कुछ पार्ट, यानी आधा पार्ट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है और आधा पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। एक ऐसा लेन देन बताओ जिसका एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है, कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग कुछ पार्ट फाइनेंसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? पेड ईएमआई। ईएमआई का मतलब इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट जो हम पे करते हैं ना, पेड ईएमआई फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ओके, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। यानी अगर हमने कोई फिक्स्ड असेट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदी है, इंस्टॉलमेंट में खरीदी है ना, यानी हमने उसको फाइनेंस करवाया है ना, और हम उसकी ईएमआई पे करते हैं मंथली, तो जो ईएमआई जाती है उसमें उस फिक्स्ड असेट का प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हैं, और क्योंकि हम टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हैं, बिट्स में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो जो फिक्स असेट का अमाउंट हम पे कर रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में, वो तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन पूछे अगर आपसे कि ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिसका कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो आपको बोलना कि सर ईएमआई पेड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस का मतलब हम इंस्टॉलमेंट पे जो भी चीज़ें खरीदते हैं ना, कार मोबाइल वगैरह जो भी खरीदते हैं, इन सबको हायर परचेज बेसिस बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट के प्रोसेस को। ओके, तो अगर आप कोई ईएमआई पे कर रहे हो, किसी फिक्स असेट आपने खरीदी है, आपने कोई कार खरीदी है अपने बिजनेस के लिए और आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, तो जो ईएमआई है उसमें फिक्स असेट का अमाउंट भी जा रहा है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी जा रहा है। तो जो फिक्स असेट का प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गया हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो इंटरेस्ट है वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। अब आप